के इस एपिसोड में, ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस ही सीखेंगे। सपोर्ट रेसिस्टेंस ही सीखेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन कुछ अलग तरह से, ठीक है। हम जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो आज भी हम सपोर्ट रेसिस्टेंस को ही सीखने वाले हैं। किस तरह से? तो असेंडिंग चार्ट पैटर्न या फिर असेंडिंग चैनल कह सकते हैं इसको। असेंडिंग चैनल या फिर असेंडिंग चार्ट पैटर्न से मेरा क्या तात्पर्य है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे स्विंग ट्रेड के माध्यम से, ठीक है। तो असेंडिंग चार्ट पैटर्न या फिर असेंडिंग चैनल किसे कहते हैं? असेंडिंग चैनल हम ऐसे पैटर्न को कहते हैं जहां पर कोई भी स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ एक साइकिल में मूव करता है और ऊपर से नीचे की तरफ एक साइकिल में मूव करता है, फिर नीचे से ऊपर। मतलब कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टॉक को अगर ऊपर जाना है तो वो कैसे जाएगा? हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, ऐसे ऊपर जाता है। किसी भी स्टॉक को अगर स्टेबिलिटी के साथ ऊपर जाता है और उसके अंदर अच्छी प्राइस एक्शन बनती है, ऐसे ही स्टॉक के अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं। अब जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने एनटीपीसी के अंदर आज ही ट्रेड किया है और आज ही प्रॉफिट कमाया है। क्या यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को मैं और जोड़ूंगा आपके ग्रुप में आगे चल के, जो कि प्रो हैं, प्रो बन चुके हैं। पहले फ्रेशर थे, अब प्रो बन चुके हैं। उससे फायदा ये होगा कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और क्या आप प्रो बनना चाहते हैं? क्या आप भी मेरे एक ऐसे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जिसके अंदर प्रो लोग हैं? जैसे मेरे कुछ मोस्ट ऑफ टॉप स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा सक्सेस हासिल किया है। ऐसे ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आज से ही होमवर्क शुरू कर देना, ठीक है। कैसे करना है होमवर्क ये मैं अभी बताऊंगा। तो ये क्या, कौन सा पैटर्न है? ये असेंडिंग चैनल है, ठीक है। अब देखो, इसमें स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे होता है और टारगेट रेसिस्टेंस होता है। तो यहां पे रिस्क रिवार्ड आप सोच सकते हैं। क्या कहा था मैंने कि स्विंग ट्रेड के अंदर हमें लॉस कम होता है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होता है। लंबी अवधि का ट्रेड है ये, ठीक है। आज आप देख सकते हो, इसका फायदा ये है कि एनटीपीसी में एक दिन में ही इतना बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिला है। ये क्या है? असेंडिंग चैनल, ठीक है। एक चैनल में मूव करता है स्टॉक, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज और हायर हाइज। तो इसमें क्या है, स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा है और कितना बड़ा मूवमेंट है ना। इसको हम क्या कहते हैं? असेंडिंग चार्ट पैटर्न। आगे बढ़ते हैं, पावर ग्रिड में देख लेते हैं एक बार। मैंने इसलिए खोला है, दो सेक्टर पावर से जुड़ा हुआ, एनटीपीसी और पावर ग्रिड। देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो उस सेक्टर के ऊपर हमें नजर जरूर रखना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे हमने खोला है पावर ग्रिड। इसमें क्या है, सेम सिनेरियो है इसमें, इसके अंदर हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज। अब हायर हाइज लगाने की तरफ हम इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें कोशिश क्या करना है कि इस लाइन के आसपास ही एंटर करना है। अब एक कैंडल, एक एक कैंडल को समझते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। एक एक कैंडल को भी हम लोग, एक एक कैंडल के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि एक एक कैंडल के अंदर क्या क्या छुपा है। बस आज हम क्या करेंगे, असेंडिंग चैनल को देख रहे हैं,
ये क्या है, असेंडिंग चैनल को हम लोग देख रहे हैं। तो ये है पावर ग्रिड। अब बायोकॉन की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बायोकॉन में क्या देख सकते हैं हम लोग, ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है असेंडिंग ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको, असेंडिंग ट्रायंगल बोलेंगे। ये जो बना नीचे से लाइन, ये वाला लाइन, तो ऊपर रेसिस्टेंस कहां पे है, देखो जब भी सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो एक रेसिस्टेंस बन जाता है, और जब रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो एक सपोर्ट बन जाएगा। कैसे, किस प्रकार से समझते हैं इस चीज को, यहां पे हम साफ साफ देख सकते हैं, इस डबल लाइन को यूज कर लेना, जेरोधा में आपको दिख जाएगा। क्या देख सकते हैं साफ साफ कि यहां पे एक क्या बना हुआ है, रेसिस्टेंस। मतलब यहां पे जब भी स्टॉक आता है तो क्या होता है, रिजेक्ट कर जाता है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस कहेंगे। ओके, अब ये जोन अगर ब्रेक हो गया तो इसका सपोर्ट कहां पे था, इसका सपोर्ट था ये वाला जोन, ये जो जोन था ये इसका सपोर्ट था, है ना। ये सपोर्ट जोन था, ऊपर रेसिस्टेंस है और नीचे क्या है, सपोर्ट जोन है। अब स्टॉक कहां पे है, स्टॉक कहां पहुंच चुका है, ये जो बायोकॉन स्टॉक है, ये क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो ये रेसिस्टेंस पे चला जा चुका है, ठीक है। और रेसिस्टेंस पे कैसे गया है, एक असेंडिंग ट्रायंगल बना के रेसिस्टेंस पे गया है, देखो बन गया असेंडिंग ट्रायंगल। अब इसके अंदर किस प्रकार से ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी सपोर्ट जोन में पहुंच चुका है, तो ये अब आगे क्या कर सकता है, आगे क्या संभावनाएं इसके अंदर असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर बन रही हैं। पहला संभावना ये हो सकता है, दूसरा संभावना क्या हो सकता है, यहां से अपसाइड मोमेंटम लेगा, हायर लोज को टेस्ट करेगा और फिर रेसिस्टेंस के पास चला जाएगा। दो संभावनाएं बन रही हैं, दोनों संभावनाओं में हमें क्या बन रहा है, बाइंग जोन बन रहा है हमारा, है ना, दोनों संभावनाओं में। तो सबसे सेफ क्या होगा कि जब इसको ये ब्रेक कर देगा और रिटेस्ट करेगा, और तब जाके, और रिटेस्ट करने के बाद जब ये ऊपर की तरफ मोमेंटम लेगा तो उस कैंडल के अंदर हम एंटर करेंगे। ओके, तो हमने ये सीखा क्या, असेंडिंग ट्रायंगल को कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि डोंट जंप इनटू द मार्केट, डोंट जंप इनटू द मार्केट, मतलब जैसे ही ब्रेकआउट आता है वैसे ही हमें मार्केट के अंदर जंप नहीं करना है। एक तो हम यहां पे ट्रेड कर सकते थे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के ऊपर, इसके नीचे का स्टॉप, क्योंकि अब ऊपर जा चुका है तो अब हमें इसके अंदर जंप नहीं करना है, कूदना नहीं है, ठीक। क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम जब जंप करोगे तो कभी ना कभी चोट लग सकता है आपको, और यहाँ पे जो चोट लगेगा वो लॉसेस देगा आपको, आपके कैपिटल के ऊपर चोट पहुंचाएगा। सेफर साइड एन पैटर्न का जरूर वेट करना, हो सकता है कि वो टाइम फ्रेम छोटा हो जाए, कि मैं वन डे टाइम फ्रेम में एनालाइज कर रहा हूं, मैं 1 आवर देख लूंगा, ठीक है। लेकिन स्विंग ट्रेड में कभी भी 1 आवर से कम टाइम फ्रेम मत रखना एनालिसिस करने के लिए, भले ही एंटर करने के लिए 5 मिनट लगा लेना। क्या कहा मैंने, मार्केट में अंदर जाने के लिए भले ही छोटा टाइम फ्रेम करना, बट एनालिसिस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को लेकर करना, इससे आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगा और सही चीजों का अंदाजा आप लगा पाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं हम, असेंडिंग ट्रायंगल। ये असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये 2 सिनेरियो बन सकता है। अच्छा, तीसरा सिनेरियो भी इसके अंदर बन सकता है, क्या, कि यहां पे गया हुआ है और इस ट्रायंगल को एज अ सपोर्ट लेके और यहां से बाउंस कर सकता है। तो हर सिनेरियो में इसके अंदर हमें बाइंग की सोचनी है, लेकिन वो जगह सही होना चाहिए, ठीक है, वो जगह बहुत सही होना चाहिए। सबसे ज्यादा अच्छा जगह होगा आपका ये वाला जगह। किसी भी चीज, किसी भी सिनेरियो में देखो तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, या ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये रिजेक्शन जोन है, यहां से ये ब्रेक करे तो फिर यहां से बाउंस करे, है ना।
इसकी संभावना बहुत ज्यादा है ना कि यहाँ से, क्योंकि रेसिस्टेंस जोन में है तो हो सकता है यहाँ से ब्रेक करके फिर ऊपर जाए, तो क्यों ना हम इसके ऊपर ही बाइंग प्लान करें इसके अंदर रिटेस्टिंग के अंदर। तो इसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल। हो सकता है कि ये अपने ट्रायंगल का सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, हो सकता है कि ट्रायंगल के निचले बिंदु को टेस्ट करके ऊपर चला जाए, हो सकता है यहाँ से ऊपर निकल जाए और फिर ये वाला सिनेरियो बने। 3 सिनेरियो आपके पास बनेंगे। सबसे सेफर साइड ये वाला सिनेरियो आपको बनेगा, ये वाला मौका मिलेगा ही किसी भी हालत में। तो क्या कहते हैं इसको, असेंडिंग ट्रायंगल। अब देखो सिचुएशन इसके अंदर ऐसा बना हुआ है कि हमें ऐसे ही ट्रेड करना पड़ेगा फिलहाल इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। ये रेसिस्टेंस का जोन, ये सपोर्ट का जोन, सपोर्ट क्योंकि सपोर्ट जोन में अब पहुंच चुका है तो यहां से कुछ इस तरह के पैटर्न्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं और ऐसे आपको इस स्टॉक के अंदर प्लानिंग करना चाहिए। क्या क्या सीखा हमने अभी तक, असेंडिंग चैनल, असेंडिंग चैनल, असेंडिंग ट्रायंगल, और एक स्टॉक देख लेते हैं हम लोग, गुलपोली। तो इसके अंदर क्या बन रहा है, इसके अंदर भी सेम चीज बन रहा है, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, यहाँ पे देखो सपोर्ट नीचे, फिर रेसिस्टेंस यहाँ, फिर सपोर्ट नीचे। तो अब रेसिस्टेंस की तरफ जा सकता है। कोशिश ये करना है कि जब भी यहां से बाउंस आता है, अब देखो यहां पे इस कैंडल को जैसे ही ये ब्रेक करेगा, कल अगले ट्रेडिंग सेशन में देखना ये सीधा ऊपर की तरफ निकल जाएगा। एक बार वन डे टाइम फ्रेम लगा देते हैं। तो टाइम फ्रेम क्या क्या चेक करोगे, वन डे टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम और 1 मंथ टाइम फ्रेम। 3 टाइम फ्रेम में आपको इसको चेक करना है। तो अब क्या यहां पे सिचुएशन बन सकता है, यहां पे सिचुएशन बन सकता है कि अब क्योंकि सपोर्ट टेस्टेड है, ये ऊपर की तरफ मूव ले ले। यहां हमेशा स्टॉप लॉस इस असेंडिंग चैनल का जो निचला बिंदु है, जो निचला लाइन है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट हमेरा इसके मुकाबले काफी बड़ा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं असेंडिंग चैनल। यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी कि असेंडिंग चैनल होता क्या है, या फिर असेंडिंग चार्ट पैटर्न हम किसे कहते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे स्टेज में। हाँ, 1 सेकेंड, चार्ज कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग सिस्टम का, फिर आगे। ओके, तो हमें दो चीजें समझ में आ गई। असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर और काम करेंगे अगले क्लास में। फिलहाल असेंडिंग चार्ट पैटर्न या फिर असेंडिंग चैनल, ठीक है, ट्रायंगल के ऊपर और काम करेंगे हम लोग। फिलहाल आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां के आसपास जहां पे हम खड़े हैं, यहां पे एक देखो नेकलाइन बनता हुआ सामने नजर आ रहा है। क्या नेकलाइन बन रहा है, वो नेकलाइन आपका बन सकता है ये वाला। ये भी एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। असेंडिंग चैनल के अंदर एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। किस प्रकार से बन रहा है, इसको भी हम लोग इसी के अंदर एनालाइज करके देख लेते हैं। अब क्या हो सकता है, यहां पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि यहां पे गया है, क्योंकि यहां से हम देख सकते हैं कि एक रिजेक्शन जोन बना था यहां पे, एग्जैक्टली यहां के आसपास, है ना, रिजेक्शन जोन बना था। क्या सिनेरियो बन सकता है इसके अंदर, यहां से एक बार रिजेक्ट हो सकता है, नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। तो जब नीचे आके ऊपर जाएगा तो ये वाला टारगेट रख लेना। उसके अलावा क्या हो सकता है, इसके ऊपर जा सकता है, इसको रिटेस्ट कर सकता है, हमेशा रिटेस्ट करता है, सपोर्ट को ध्यान रखना, और यहां से एक बाउंस ले लेगा ऐसे, ठीक है। ये है आपका असेंडिंग चैनल। यहां पे अगर ट्रायंगल के पास आता है तो डेफिनेटली अगर यहां से वापस एन पैटर्न बनता है, कैसे, ट्रायंगल के निचले बिंदु पे, इस बिंदु की बात कर रहा हूं, यहां पे ऐसे आता है, ठीक है, ऊपर जाता है, तो हमेशा इस वाले जोन पे ही, क्योंकि नीचे आएगा तो अभी ऐसे आएगा,
ऊपर जाएगा तो वी शेप बनेगा और हमेशा इस कैंडल में एंट्री लेनी है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के इस कैंडल में एंट्री नहीं लेनी है। तो मुझे उम्मीद है कि असेंडिंग चैनल और असेंडिंग ट्रायंगल दोनों को थोड़ा सा समझ पाए होंगे। अभी अगले क्लास में भी हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप सब अगर किसी भी स्टॉक के बारे में आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पे एनालिसिस करके बता दूंगा। अगर कोई स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज इतना सीखा है हमने, अब हम बढ़ेंगे आगे। आज ही हाँ विशाल दुबे, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस ले लें ताकि कुछ चीजें छूटे ना। दुबे जी बताइए। यस सर, आपने बोला ना सर होमवर्क क्या करना पड़ेगा सर? हाँ मैं बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा मैं होमवर्क। ए शेखर। हेलो। हाँ जी मिस्टर शेखर। हेलो हाँ जी। सर, ये जो अभी असेंडिंग चैनल जो बताया आपने ऊपर जाने वाला, सर ये कितने परसेंटेज ऊपर जाने के चांसेस है, कितने परसेंटेज नीचे आने जाने के चांसेस है? देखो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से ये इसको ऊपर जाना है, क्योंकि हमने पूरे चार्ट को एनालाइज किया है कि ये हमेशा सपोर्ट से बाउंस ही करता है, ठीक है। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल बना है तो यहाँ से भी अगर इसको ब्रेक करता है तो ये रिटेस्ट करके ऊपर यहाँ तक जा सकता है, चांसेस आर हाई, इसीलिए तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कितना परसेंट क्या, इसका आप मान के चलो कि 80% ऑफ द टाइम आप देखोगे स्टॉक्स के अंदर तो ये ऊपर जाते हैं अगर अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है तो। राणा घोष बताओ, राणा जी, मिस्टर घोष जी। हाँ, बोल रहा हूँ कि काल क्या ट्रेड कर सकते हैं इस बायोकॉन में जो आपने बोला है? हाँ जरूर नजर रखना, जरूर नजर रखना। ये आपने बताया था ट्रेड नहीं लेने के लिए, इसलिए पूछा मैंने। ठीक है सर, हाँ, मैं ये कर देख सकते के हो ले लूंगा। छोटा क्वांटिटी में शुरू कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो, लेकिन जैसे बताया वैसे ही, जो सिनेरियो बिल्कुल बताया बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ओके चलो, मुझे लगता है अभी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वेटेज, ठीक है। अब हम स्टॉक सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो होमवर्क भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार वेटेज देख लो, ठीक है। वेटेज का क्या प्रभाव होता है इसे भी आज ही हम देख लेते हैं, ताकि आपका ये वाला चीज फिर छूटा ना रह जाए, है ना। गूगल पे जाओ, सिंपली लिखो जिस भी इंडेक्स, देखो इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स मुझे लगता है आप सबको पता है, मैंने यूट्यूब पे भी इसका वीडियो डाला हुआ है, अगर नहीं आपने देखा है तो जाकर देख लो कि निफ्टी 50 क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, मैंने डाला हुआ है, ठीक है। हर चीज वहां पे मैंने लिख दिया है, तो वहां पे आप जाके उसे आप चेक कर सकते हो और चेक करके वहां पे आप काम कर सकते हो। यहां पे आपको सीधा चले जाना है, लिखना है निफ्टी 50 कंपनीज लिस्ट विथ वेटेज। वेटेज क्या प्रभाव डालते हैं, अब यहां आते हैं हम लोग। देखो वेटेज कैसे काम करते हैं समझते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड का यहां पे 11.21% वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 11.17% वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर। हाउसिंग डेवलपमेंट फिनकॉर्प लिमिटेड मतलब HDFC लिमिटेड का 7.23% है। इंफोसिस का 7.21%। इसको आप एक बार देखना, और ये क्या प्रभाव डालते हैं निफ्टी 50 के ऊपर, इसको आप लाइव देख सकते हो कि जब ये अप होंगे, कुछ नहीं, ये 1 2 3 4, ये 4 स्टॉक 5 स्टॉक अगर अप होंगे तो निफ्टी 50 एकदम से ऊपर की तरफ मोमेंटम ले रहा होगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर इनका वेटेज ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि जब निफ्टी 50 स्टॉक्स को उठाता है तो एक वेटेज के साथ वो स्टॉक आते हैं उसके अंदर कि निफ्टी 50 के अंदर ये कितना प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है। कोई स्टॉक हो सकता है 100 रुपए का हो, ठीक है। 1 लाख रुपए का जो है टोटल मान के चलो कैपिटल है, और 1000 लोगों में डिवाइड कर दिया गया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 लाख का है और मात्र 10 लोगों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है। तो जो क्वांटिटी हमारे पास है, समझने वाली बात क्या है कि किसी भी स्टॉक, कोई स्टॉक महंगा क्यों होता है कि वो स्टॉक 10,000 का है सीधा, ठीक है। क्योंकि उस स्टॉक, उस
जब भी कंपनी आपको आईपीओ में जब आपको देता है ना, तो वो क्या करता है, वो डिवाइड करके देता है कितने लोगों को मुझे ये देना है, आईपीओ कितने लोगों को प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो तय करते हैं कि मुझे अगर समझ लो मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए, मैं 100 रुपए के शेयर स्टॉक आवंटित करूंगा या फिर मैं 1 लाख रुपए के आवंटित कर दूं, ये तो मेरी मर्जी है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ स्टॉक्स महंगे, ज्यादा महंगे होते हैं। कुछ लोग पूछते हैं ना कि सर ये स्टॉक इतना महंगा क्यों है ना, इसको भी आप दिमाग में डाल लो एक बार, कैसे देख लेते हैं हम लोग इसको भी, इस चीज को भी यहाँ पर यहीं पे छूट जाएगा ये, इसको भी हम लोग यहीं पे कवर कर लेते हैं। अब मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए यहाँ पे, या सपोज करते हैं मुझे 5000 रुपए चाहिए, 5000 रुपए के स्टॉक्स मुझे मार्केट में डालने हैं। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 5000 डिवाइड बाई 100 कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 5000 डिवाइड बाई 10 भी तो कर सकता हूँ ना मैं, ये 5000 के स्टॉक में 10 ही लोगों को डिवाइड करके दूंगा, डिवाइड बाई 10, ठीक है। इसीलिए कुछ स्टॉक्स काफी महंगे होते हैं। और फिर उसके बाद महंगे और ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से लोग उनको महंगा कर देते हैं उस कंपनी के परफॉर्मेंस के आधार पर। बट ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि एचडीएफसी क्यों महंगा है, रिलायंस क्यों महंगा है, एचडीएफसी क्यों महंगा है। अब आ जाते हैं वेटेज पे वापस कि वेटेज जो है निफ्टी 50 का, अगर मान लो ये स्टॉक लिस्ट है और ये वेटेज है इसका, तो इतना परसेंट प्रभाव डाल सकता है निफ्टी 50 के ऊपर। अकेला रिलायंस ही निफ्टी 50 को बहुत ऊपर लेके जा सकता है, बाकी सब स्टेबल हो, कुछ ना कर रहे हो, लेकिन सिर्फ रिलायंस अगर एक अच्छा मूव दे देता है तो निफ्टी 50 ऊपर जा सकता है, बाकी सब स्टेबल हो तो ये है वेटेज। जब भी स्टॉक सिलेक्शन करोगे शुरू शुरू में, तो हमेशा वेटेज वाले स्टॉक रखना, क्योंकि इसके अंदर धांधली कम होती है, इसके अंदर क्या है, धांधली कम होने की संभावना होती है और लोगों का अच्छा भरोसा ये कमाए हुए होते हैं। तो अधिकतर टाइम जब आप ट्रेड करेंगे तो कोशिश करना थोड़े से वेटेज वाले स्टॉक रखने के लिए। ये गूगल के ऊपर आपको आसानी के साथ वेटेज वाले स्टॉक उपलब्ध हैं और इनको आप एक बार एनालाइज करके जरूर अपने पोर्टफोलियो में ये यहां तक 1% तक, यहां तक कम से कम 23वें नंबर तक अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यहां तक कम से कम आप जरूर अपने पोर्टफोलियो के अंदर इनको ऐड करके रख लेना, ठीक है, जरूर ऐड करना। और क्या एक से लेके मैं तो कहूंगा आप कम से कम 50 को ले लेना, जो निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक्स हैं। निफ्टी 50 में कितने स्टॉक हैं, 50। तो निफ्टी 50 क्या है, इन 50 कंपनियों का सूचकांक है, या यूं समझ लो कि इन 50 कंपनियां निफ्टी 50 के अंदर हैं। अगर ये 50 कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करेंगी तो निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, और अगर ये 50 कंपनियां मिलके ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करेंगी तो निफ्टी 50 नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, टैबलेट्स दे दो अगर ना हो तो। सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा तबीयत का है मेरा इशू, तो इसको प्लीज इग्नोर करके चलना, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा हूं अभी यहाँ पे कि निफ्टी 50 क्या है, एक इंडेक्स है, एक सूचकांक है। अच्छा, अब मैं देखता हूं कि ये जो कंपनीज है नीचे वाले कम वेटेज वाले ये गिरे हुए हैं, लेकिन ज्यादा वेटेज वाले इनके इनके रेशियो के हिसाब से अगर वो ऊपर हैं तो भी निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये है वेटेज प्लस स्टॉक सिलेक्शन। ये 50 स्टॉक आपके लिस्ट में जरूर होने चाहिए और इनके ऊपर आप जाएंगे और क्या करेंगे, असेंडिंग चैनल, असेंडिंग ट्रायंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। इन 50 के ऊपर सेम जैसे मैंने किया है हूबहू ऐसा ही करना है। मैं बस थोड़ा सा एक मेडिसिन ले रहा हूं, 1 मिनट रुकना।
हाँ, और गर्म पानी दे दो। और इसके अंदर आपको पेपर पे ट्रेड कम से कम कर सकते हो, नहीं तो कम से कम एक क्वांटिटी तो ट्रेड कर सकते हो ना, सीखने के लिए। ज्यादा ज्यादा क्या जाएगा, ब्रोकरेज ही जाएगा। सॉरी डिस्टरबेंस हुआ आप लोगों को, इसके लिए माफी चाहता हूं। अच्छा, तो क्या करोगे, ये मुझे भेजोगे कहां पे, आप होमवर्क कहां भेजोगे आप? तो ये जो है, ये नंबर है मेरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख के रख लो। ये मेरा नंबर है, आप सबके पास होगा ये नंबर। कॉल्स मत करना, व्हाट्सएप करना, हो सकता है रिप्लाई करने में 1-2 दिन का वक्त लग जाए, लेकिन मेरा रिप्लाई सबको जरूर आएगा, ठीक है। इसके ऊपर ये होमवर्क मुझे भेजोगे, असेंडिंग चैनल और असेंडिंग ट्रायंगल। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे डिसेंडिंग चैनल और डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। खूब प्रैक्टिस करना, 50 स्टॉक के अंदर जो समझ में आए वो एनालिसिस करके मुझे देना, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने किया है सेम ऐसे ही करना, कुछ भी गलती मत करना। अगर लाइन सीधी बन रही है बिल्कुल सीधा बनाओ, तिरछी बन रही है बिल्कुल तिरछा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ऊपर रेसिस्टेंस है, ऐसे रेसिस्टेंस बनाएंगे, नीचे सपोर्ट है, नीचे सपोर्ट बनाएंगे। ट्रायंगल बना है नीचे, ट्रायंगल बनाएंगे, ऊपर बना है ट्रायंगल, इसको ब्रेक करके भी ट्रायंगल बन गया है तो वहां भी ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। प्रवीण पटेल, बताइए पटेल साहब। सर ये आपने जो गुल पोली करके जो स्टॉक उसमें आपने ट्रायंगल मतलब बनाया था, चैनल बनाया था आपने उसमें। हाँ, गुल हाँ, पोली। तो सर इसमें जो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है सर, इसमें बहुत सी मतलब जो कैंडल है सर, ये इसको कट कर रही हैं बहुत ज्यादा। हाँ, कोई तो दिक्कत सर नहीं ये है, वो कट ऐसे होने में दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे ना सर, ऐसे में तो कैसे बनाएंगे फिर कुछ इसको? कंफ्यूज नहीं होंगे आप, मेजोरिटी कट नहीं हो रहा ना, मेजोरिटी तो सेम सीधा ही चल रहा है ना। सर इसमें जैसे दो टच हैं और उसके बाद एक कट हो गया सर, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो कौन रहा सा, है। इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर। ये अपवाद है, ठीक है, अपवाद है, इसको रहने दो अलग, इसको छांट दो, बहुत तो ज्यादा सर नहीं इसको होना चाहिए। फाइंड आउट देखो कैसे एक ही करेंगे सर ये जगह, बात? ये देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह है, ये इधर कहीं नहीं है, बाकी पूरा प्लेन है ना। इन दोनों का हाँ सर। हाइट बिल्कुल मैच कर रहा है, यहां से लेके यहां तक, देखो यहां से ओके लेके ओके। और यहां तक बिल्कुल ये मैच हो रहे हैं, कहीं अनमैच नहीं हो रहे, क्या सर? ठीक है। ऑलराइट। दिलीप बोरा इसके बारे में और बताएंगे, ये पुराना स्टूडेंट है। जी बोरा साहब बताओ। सर हाय, राधे राधे। बताओ बताओ, ये तो आपने क्लास किया है पहले भी ये वाला ना। हाँ सर, ये सब किया हुआ है। अभी आपने सर बोला ना कि एक स्टॉक चूज कीजिए, मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो ONGC है जिसको मैं आई वॉच पे रखा हुआ हूँ। ONGC में तो प्रॉफिट मिला होगा अच्छा। हाँ, प्रॉफिट हो चुका है सर। मैं 123 पे एंटर हुआ था, तो अभी तो 128 चल रहा है। मैंने अभी उसे होल्ड ही किया हुआ, अभी निकाला नहीं है। ONGC आप देखेंगे वन डे के चार्ट पैटर्न में इसने वी बनाया है, वी शेप स्विंग बनाया है, ठीक है। अभी लोगों को इसके बारे में नहीं V-shaped। पता, तो ये ज्यादा बात नहीं करते, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं 123 पे एंटर हुआ था इसके अकॉर्डिंग। 123 पे हो आप, इसके अंदर आप एग्जैक्टली नेकलाइन के आसपास कहीं कुछ एंटर किया आपने, हैं? हाँ जी, यहाँ पे यू बना था, देन मैं एंटर हो गया था। ये वी शेप स्विंग बना था आपका, एक्चुअली देखा जाए तो कुछ इस मैंने प्रकार इसको से वीकली वाले में पहले लगा के सर, सेम अगेन जो आपने अभी चैनल बताया उस चैनल में रखा हुआ था, तो उसको ब्रेक किया था। इसके अंदर तो प्रॉफिट मिला होगा सब लोगों को। हाँ, प्रॉफिट में है सर, ये भी प्रॉफिट में है अभी। और इसके ऊपर तो एंट्री बनी रही है, आप देख ही सकते हो, अच्छी एंट्री बन रही है।
इस जोन यहीं पर एग्जैक्टली यहीं पे हुआ था बहुत 123 सही समथिंग। बहुत सही। बाकी बताओ चैनल के बारे में लोगों को थोड़ा सा, आप पहले भी आपने क्लासेस की हैं मेरी, तो यार बता दो आप जी क्या जानते हो चैनल के बारे में। इसमें सेकेंडली अगर आप सर इस तरह से वीकली में लगाएंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा चैनल बनेगा। जी ये देखिए थोड़ा सा जूम की थोड़ा सा स्मॉल इसको मिनिमाइज कीजिए, बहुत अच्छा चैनल शो करेगा एग्जैक्टली। और ट्रेंड लाइन के साथ बहुत बेहतरीन साफ दिखता हुआ एग्जैक्टली। यहाँ से, हाँ जी यहाँ से नहीं, यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है ना, जी ये वाला 1 वीक टाइम फ्रेम में। स्विंग के लिए स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एनालिसिस करने के लिए बेटर है सर। अब मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे वे कि ये चैनल तो बन ही रहा है, साथ में ओएनजीसी आप एग्जिट क्यों नहीं किया आपने? आपने पहले भी क्लास ली है ना, हाँ जी तो यहाँ पे तो ये रेसिस्टेंस फेस करने वाला है। सर बट ये इसमें पोटेंशियल है और बढ़ेगा, मुझे इतना जल्दी नहीं था पोटेंशियल निकलने तो का। है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो ही रुक सकते हो। हाँ सर मैं एक्चुअली इसको हूँ महीना 2 महीने के लिए रोक के रखने के लिए। हाँ तब रुक सकते हो, थोड़ा सा रिजेक्शन आएगा यहाँ। हाँ बिकॉज मुझे 5-6 रुपए तो अभी प्रॉफिट है पर शेयर पे, बट मुझे और रोकना है, हाँ पोटेंशियल है इसके अंदर काफी। हाँ पोटेंशियल तो है ओएनजीसी में, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं डेफिनेटली रुको, ठीक है। हो सकता है कि ये वापस जो है यहाँ से रिजेक्ट करके इसको टेस्ट करे एक बार और फिर ऊपर निकले, जी या फिर कंसोलिडेशन हो सकती है यहाँ पे। अगर कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट आ जाता है तो और अच्छा हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छा लगेगा जी। हाँ इसको बोलते हैं गाइस हम लोग, ये आपका बन गया 1 वीक टाइम फ्रेम में। अगर आप देखोगे तो ये बन गया आपका असेंडिंग ट्रायंगल का एक पैटर्न बन गया। अब इसके अंदर कैसे एंटर करते हैं, क्योंकि ये रेसिस्टेंस का जोन है, अब इसके अंदर एंट्री करते हैं ऐसे, यहां से सेम ब्रेक, एन शेप पे जाएंगे, बस ऐसे इस जी कैंडल के ऊपर एंटर करते हैं, नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं और ऊपर का टारगेट लेंगे नेक्स्ट रेसिस्टेंस। अब देखेंगे आगे क्या रेसिस्टेंस हमें बनकर सामने मिलता है, ठीक है। अगर यहां से ये ब्रेक कर जाता है देन वी विल गो फॉर दिस जोन, 203 का जोन। बहुत अच्छा मूव आने वाला है ओएनजीसी में, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाता है तो वेरी गुड। तो होमवर्क्स शुड बी प्रॉपर। अब ये मत करना होमवर्क कि नहीं शक्ति सर को चेक ही कराना है बस इसी के लिए कर रहा हूं, अपने फायदे के लिए होमवर्क करना। 50 स्टॉक्स में कम से कम, आगे चल के 250 स्टॉक्स के होमवर्क्स भी मिलेंगे। नहीं तो इसके अंदर क्या है कि आप इन स्टॉक को ऐड कर लो जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। ओएनजीसी को जरूर ले लेना, बाकी 50 स्टॉक्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। उसके अंदर आप रोज प्रैक्टिस करना, रोज एक दिन भी मत छोड़ना। तो 50 स्टॉक को प्रैक्टिस करने के लिए आपको मुश्किल से लगेंगे, शुरू में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आगे चल के हर स्टॉक को 1 मिनट लगेगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो यहां तक आप सबको समझ में आ गया असेंडिंग चैनल, ठीक है। अच्छा इसके अंदर डिसेंडिंग चैनल भी हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं। डिसेंडिंग चैनल, खाली असेंडिंग के ऊपर आज ध्यान दे दो, ठीक है। एक यहाँ पे रेसिस्टेंस बन रहा है, देखो क्या कहा था, ये सपोर्ट था, देखो यहां से हमेशा बाउंस हुआ है स्टॉक, यहां से हमेशा बाउंस हुआ है स्टॉक, यहां से हमेशा बाउंस हुआ है स्टॉक। क्योंकि इसको ये ब्रेक कर चुका है तो अब ये इसका क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस। क्या सपोर्ट ब्रेक हो गया ना तो वो रेसिस्टेंस बन जाता है, और रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। ये चीज हमने क्या सीखा, असेंडिंग चैनल, असेंडिंग ट्रायंगल, और वेटेज क्या है निफ्टी 50 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जब मैं आपको इवेंट ट्रेडिंग कराऊंगा या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कराऊंगा मैं आपका स्टॉक्स के अंदर, तो वहां वेटेज बहुत मायने रखेगा, ठीक है। कई मायनों में, ठीक है, वहां वेटेज बहुत मायने रखेगा जब हम स्टॉक सिलेक्शंस के अंदर जाएंगे, तो ताकि हम भरोसा कर सके। सौविक कर्माकर, सौविक भाई बताओ क्या जानना है आपको।
जी राजेश ठाकुर। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं मैं, जितने ये हैंड रेज आ रहे हैं ना अभी लास्ट तक, ये लड़के बहुत अच्छा करेंगे। पता नहीं क्यों ये ऐसा, पहले भी क्लासेस में ऐसे हुए हैं कि जो हैंड रेजेस वाले लड़के हैं वो सच में एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, और जो लोग हैंड रेज नहीं करते कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। तो जहां भी कंफ्यूजन लगे तुरंत हैंड रेज करना है, ठीक है, और पहले ही हैंड रेज कर देना कि मुझे आज ये सवाल पूछना ही है क्लास शुरू होते ही। जी राजेश जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर ये एक टाटा स्टील एक बार देखिए। टाटा स्टील जी। टाइम फ्रेम बता दो। 1 डे का। 1 डे टाइम फ्रेम लगा दिया टाटा स्टील के अंदर। सर इसमें हमने 1500 पर बाइंग किया था। 1 सेकेंड रुक जाओ, देखने दो। ये असेंडिंग चैनल थोड़ा सा चेंज करेंगे ऐसे एग्जैक्टली, और कुछ इस तरह से। टाटा स्टील, वेयर इज द रिजेक्शन जोन? कंसोलिडेशन हो रही है रिजेक्शन जोन के ऊपर, असेंडिंग ट्रायंगल। वापस देखो टाटा स्टील, बताओ अब क्या जानना चाहते हो आप इसके अंदर? सर इसमें हम जानना चाहते हैं कि इसको हम होल्ड करें या कर दे। आपने 1500 पे बाइंग की है, यानी कि आपने कब बाइंग की है? इस कैंडल पे बाइंग करी थी इस डेट में, या फिर इस पे बाई किया था? लगभग सर 2-3 सप्ताह के करीब में हो गया, जब बार बार ब्रेकआउट हो रहा था, रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए 2-3 दिन तक आगे बढ़ा था, तो हाँ। हमने इसको बाई। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे वही चीज है ना, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ डबल टॉप बन गया था। जी जी। और उसके बाद ब्रेक कर गया। लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। आपने अगर सीखा होता तो आप यहाँ एंट्री, अगर आपने 1500 पे एंट्री किया, पहले तो आप 1500 पे एंट्री नहीं करते, आप नीचे की तरफ वेट करते एंट्री करने का। 1487 के आसपास कहीं कुछ, ठीक है, 1500 के आसपास अगर आपने एंट्री भी किया होता तो आप ऊपर, जैसे ही ये डबल टॉप बना और उसके बाद ये वाला पैटर्न बना, तो डबल टॉप के बाद आपने ढूंढना शुरू कर दिया होता कि अब एग्जिट कहां पे करूं। तो डबल टॉप जहां भी बनता है इसको कहते हैं डबल टॉप पैटर्न, और डबल टॉप रिजेक्शन अगर आ जाता है तो वहां से रिजेक्शन आ सकता है बड़ा, राइट? आप टाटा स्टील के अंदर फंसे हुए हो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आज पुल बैक आना था तो बड़ा पुल बैक क्यों नहीं आया, और इसके ऊपर ये क्यों सस्टेन नहीं हुआ? यहाँ पे क्या बन गया है? इवनिंग स्टार पैटर्न। आगे मैं सिखाऊंगा आपको। एग्जिट मारिए टाटा स्टील में, 1 वीक टाइम फ्रेम लगाओ एक बार इसके अंदर। तो एक साइकिल में चलता है, देखो ये स्टील सेक्टर है, एक साइकिल में चलता है, ठीक है। जैसे 1 डे टाइम फ्रेम में देखो एक बार, देखो आपके लिए गुड न्यूज भी है, बताता हूँ गुड न्यूज क्या है। देखो एक साइकिल में चलता है, नीचे की तरफ चल रहा है तो नीचे की तरफ ही चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है तो ऊपर की तरफ ही चल रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो वापस नीचे की तरफ आ रहा है, अब ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो आपके लिए एक गुड न्यूज है कि कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन में। यस सर। अगर ये कंसोलिडेट नहीं कर रहा होता तो आपके लिए बहुत बड़ा बैड न्यूज होता, लेकिन अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है यानी कि रेसिस्टेंस को फेस कर रहा है ये, और अगर यहां से ये ब्रेकआउट दे देता है ऐसे, तो आपको बड़ा प्रॉफिट आगे चल के दे सकता है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस को कंसोलिडेट कर रहा है। देख रहे हो आप, हिट किया, आज भी हिट किया रेसिस्टेंस को आपने, कल भी हिट किया है, पहले भी हिट कर चुका है, तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है स्टॉक। लगभग 4-5 दिन से ये रेसिस्टेंस को हिट करके फिर वापस आ रहा है। इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, ये गुड न्यूज होता है। और गुड न्यूज क्या होगा? देखो गुड न्यूज क्या है कि इसके ऊपर जैसे ही जाएगा इसकी बाइंग होगी, एन पैटर्न बनेगी तो बाइंग होगी। क्यों? लोग भी वेट कर रहे हैं कि टाटा स्टील कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन से, अगर ऊपर गया तो बहुत ऊपर जाएगा, और बहुत लंबे वक्त का कंसोलिडेशन है, कोई छोटे वक्त का नहीं है। तो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू। इनके हिसाब से ये बहुत लंबा वक्त है, और फिर इसके ऊपर बहुत निकल सकता है, ठीक है। ये है आपका स्टील सेक्टर। थोड़ा सा सर इसको किया जा सकता है।
वेट कर सकते हो कहां तक? 1 सेकेंड, राइट। अब देखो वेट अगर करना ही है फिर तो आपको वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि अगर हम ओवरऑल देखें एक बार, और अगर हम, क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये नेकलाइन बन जाएगा हमारा, क्या नेकलाइन बन जाएगा, ये नेकलाइन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक यू शेप पैटर्न बना था। तो ये स्विंग लो अगर हम ले लेते हैं इस जोन को एक अच्छा सपोर्ट मानते हुए और स्विंग हाई कर लेते हैं, तो हम क्या देख सकते हैं, ये क्या जोन है आपका 1427 अगर ब्रेक कर देता है देन आप होल्ड नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। ये जोन अगर ब्रेक कर देता है, ये जोन है आपका 1427, तो आपको यहां के आसपास एग्जिट कर जाना होगा, 1416 के आसपास निकल जाना होगा स्टॉक में से, ठीक है, ठीक है जी जी। लेकिन आपने जो लिया है इस स्टॉक को, एक्चुअली आपने कोई बहुत बड़ा गलती नहीं किया है यहाँ पे लेके इसे लेके आपने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की है। आपने डेफिनेटली एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट किया होगा इस जोन के ऊपर, लेकिन ये डबल टॉप निकलने के बाद आपको एग्जिट मारना था, फिर भी प्रॉफिट में ही एग्जिट कर रहे होते। कम से कम इस दिन तीसरे दिन तो आप निकल सकते थे 1518 पे। सर पहले दिन ही हम मतलब लगभग 1700-1800 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अच्छा, आप जैसे ही ब्रेक हुआ वैसे ही आपने एंटर किया, राइट? जी जी। मैंने अभी क्या कहा था कि डोंट जंप इनटू द मार्केट, मैंने कहा था ये चीज। जी। कब जाना है इसके अंदर, स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट के ऊपर? पहले दिन छोड़ दो, रिटेस्ट का वेट करो इस कैंडल के ऊपर। आपने इस कैंडल का वेट किया? नहीं सर, ब्रेकआउट हुआ, आपने जंप किया, इसीलिए नुकसान में हो। देखो स्टॉक मार्केट सारा का सारा लर्निंग का चीज है, गलती नहीं करना है। अब देखो आपके सवाल से लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हमें जाना चाहिए, ठीक है, स्टॉक के अंदर, ठीक है। अब कंसोलिडेशन है इसलिए आपके लिए गुड न्यूज है, और नीचे अच्छा सपोर्ट बना के रखा हुआ है इसने 1400 समथिंग के ऊपर। यहां से अगर ये ब्रेक करता है तो अच्छा मूव दे सकता है, लेकिन अगर इस जोन को ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो हो सकता है कि एक नया नीचे की तरफ जो है डाउन मूव आ जाए। कभी भी पोर्टफोलियो बनाओ तो एक अच्छे सपोर्ट के ऊपर बनाओ, रेसिस्टेंस के आसपास जाके पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक कैंडल पे नहीं, इसके एन पैटर्न के ऊपर एंट्री आपकी होनी चाहिए। सर डबल टॉप पैटर्न जो है वो हमेशा वन डे पर ही हम लोग देखेंगे? हाँ, क्योंकि स्विंग ट्रेड कर रहे हैं ना, तो वन डे डेफिनेटली देखेंगे। और कोई फंसे हुए हैं हमारे भाई साहब किसी स्टॉक में, या फिर किसी को कुछ प्रॉफिट हो? प्रदीप जी बताएं। सर नेकलाइन मतलब क्या होता है? बताऊंगा मैं, आगे पढ़ेंगे। बस अभी आप असेंडिंग चैनल के ऊपर और असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर ध्यान दो। ये यहाँ पे भी एक असेंडिंग ट्रायंगल ही बन रहा है, ये भाई साहब जो बता रहे हैं आप देख सकते हो, ये असेंडिंग ट्रायंगल है आपका, ठीक है। और ये इसका रेसिस्टेंस का जोन है। कौन सा जोन? ये ऐसे हाईलाइट करना, ठीक है, इसको हाईलाइट करना, कॉन्फिडेंस आएगा इससे आपके अंदर, इसको ऐसे हाईलाइट करना, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं। ये होता है देखो रिजेक्शन और रेसिस्टेंस। हाँ जी सर, रेजिस्टेंस के वक्त हमें मेजॉरिटी ऑफ वो देखने की, जैसे आप जैसे हम जोन बना रहे हैं तो हम मेजॉरिटी देखना सर हमें। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स कहां से रिजेक्ट हो रहे हैं, सबको एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना। यस सर। ठीक है सर, तो हमें जैसे रिजेक्शन, मान लो हमें एंट्री करनी है तो हमें ऊपर वाले मतलब बीच में, उस जोन के बीच में कहीं एंटर करना चाहिए? नहीं, हमें हमेशा सपोर्ट से बाउंस चाहिए, तब हम एंटर करेंगे, अगर हम पोर्टफोलियो बनाने की बात कर रहे हैं तो। हाँ जी, मान लो सर हम सेलिंग कर रहे हैं तो हमें उस जोन के बीच में, सेलिंग के पीछे कई सारे रीजंस देखने हैं हमें। मैं अगर होता तो टाटा स्टील में डेफिनेटली बहुत बार सेलिंग किया होता मैंने, इस जोन को जब भी ये टेस्ट कर रहा होता तो।
लेकिन सेलिंग के ऊपर बहुत सारी चीजों को और भी देखना होता है कि और भी क्या चीजें चल रही हैं, वो आप आगे सीखोगे। ठीक है, हाँ आज जी बहुत सर, और कंफ्यूज नहीं जैसे करूंगा मैं लोगों को, बस असेंडिंग चैनल और असेंडिंग ट्रायंगल, दो चीज बस। ठीक है, ये देखो बात ये है कि देखो यहां से मेरी बात समझो आप, यहां से ऊपर की तरफ गया तो ये इसका सपोर्ट था, देखो 2 बार बाउंस भी हुआ, लेकिन क्योंकि ऊपर डबल टॉप बना दिया ये ब्रेक कर गया नीचे। ब्रेक करने के बाद क्योंकि ये सपोर्ट था, अब ये रेसिस्टेंस बन जाएगा, यहां से अब रिजेक्शन आएगा। क्या रेसिस्टेंस से क्या रिजेक्शन आएगा, फ्रेश सेलिंग हो रही है वहां और लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी बार बार, तो इस जोन से रिजेक्शन आएगा जो रेसिस्टेंस है, और अगर ये सपोर्ट बन जाता है ऊपर जाके तो बार बार अपसाइड मोमेंटम आएगा इसके ऊपर। सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट भी बन सकता है ना, जब इसको ब्रेक कर जाएगा तो सपोर्ट बन जाएगा, फिर बार बार इसके ऊपर से अपसाइड मोमेंटम आएगा। वैसे ही बैंक निफ्टी में भी होता है, लेकिन पहले स्टॉक में मैं चाहता तो मैं आप इन सब चीजों को बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी सिखा सकता था, लेकिन बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर मैं सिखाऊंगा तो बैंक निफ्टी पे जब एनालाइज करने जाओगे, ट्रेड करने जाओगे तो एक नशा लग जाएगा। बस मैं आपको शुरू में उस नशे से दूर रखना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि आप में से हर बंदा एक दिन, जो बंदा आगे जाएगा, जो करियर बनाना चाहता है, वो एक ना एक दिन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेड करेगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन हमें अभी पहले स्टॉक से शुरुआत करना चाहिए, यही सही रास्ता है, और सही रास्ता दिखाना मेरा धर्म है आपको। देखो ये ब्रेक करके पुल बैक लिया है, दैट इज अ गुड न्यूज। पुल बैक लिया इसने यहाँ से, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर बहुत ब्रेक कर सकता है। फिर सपोर्ट कहाँ पे है, अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है तो यहां तक का सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये आ सकता है आपका 1252 के ऊपर। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द डे। होमवर्क करिए, मुझे भेजिए और खूब मेहनत करो। सिर्फ मुझे भेजना है इसलिए होमवर्क मत करना कि नहीं शक्ति सर को मुझे दिखा देना है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि आज रात भर ही बहुत होमवर्क कर लेंगे, कल से सुस्त पड़ जाएंगे। नहीं, आप एक ऐसा बनाओ कि आपको रोज आप कितना समय दे सकते हो, ठीक है, और अगले 1 महीना उतना समय देना है। सुमन मंडल। हेलो जी हाँ सर जी, मैं बोल रहा हूँ जो रेसिस्टेंट जब ब्रेक करेगा उसका बाद नहीं लेना है क्या? ब्रेक करने के बाद फिर सपोर्ट में आएगा उसका बाद मुझे स्टॉक लेना है? सपोर्ट पे आके बाउंस करेगा तब लेना है, ये बनाया ना मतलब जब ब्रेकआउट करेगा तब नहीं लेना है, सपोर्ट पे जब आएगा तभी रिटेस्ट का वेट करना जरूर। हाँ अच्छा ठीक है सर, मैं वही कन्फ्यूजन था इतने टाइम से। नहीं एकदम बहुत अच्छा कंफ्यूजन है, जैसे ही कंफ्यूजन हुआ करे आप जरूर हैंड रेज किया करो। और हम लोग वीकली हर शुक्रवार के दिन क्या करेंगे, Q&A करेंगे, सिर्फ सवाल ही लेंगे उस दिन, ताकि कुछ भी पीछे ना छूटे किसी का। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सब अच्छा करो आगे चल के, ठीक है। ठीक है सर। कंसोलिडेशन यहाँ पे गुड न्यूज, अगर ब्रेक करता है तो ऊपर, लेकिन अगर रिजेक्शन आता है तो नीचे इस जोन तक। ठीक है सर, ठीक है सर।